Hello everyone. Today we are going to discuss topic rejection of plaint. रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है वो दिया हुआ है हमें ऑर्डर 7 रूल 11 में। सबसे पहले हम ऑर्डर 7 रूल 11 खोल लेते हैं। ये आ गया हमारा ऑर्डर 7, इसका रूल 11 खोल लेते हैं। ये आ गया ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। सबसे पहले तो हमें सभी को पता है कि जब कोई सिविल सूट फाइल किया जाता है उसमें प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करता है। अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 सर्टेन ग्राउंड्स आर प्रोवाइडेड where the court can outrightly reject the plaint of the plaintiff। पहले तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑर्डर 7 रूल 11 है इसका नंबर याद करना ज़रूरी है, बिकॉज समटाइम्स जो एग्ज़ामिनर है वो पूछ लेता है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कहाँ पे दिया हुआ है। सेकेंडली, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू लर्न ऑल द क्लॉजेस। There are 6 clauses provided in Order 7 Rule 11 and you have to learn all the clauses. Along with the thing, you have to remember that there are 6 clauses provided under Order 7 Rule 11। इन दोनों चीज़ों में से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि कॉज ऑफ एक्शन पे जो प्लेंट रिजेक्ट होगी वो किस क्लॉज में दी गई है, इनसफिशिएंट स्टैम्प ड्यूटी पे कहाँ पे है, बार्ड बाय लॉ में कहाँ पे है, कौन से क्लॉज में है। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द क्लॉजेज एंड अलॉन्ग विद दिस यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट 6 क्लॉजेज आर प्रोवाइडेड इन ऑर्डर 7 रूल 11। सबसे आप शुरू करते हैं मीन्स के लिए कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है क्या और कौन कौन से क्लॉजेज में कैसे कैसे ये रिजेक्ट हो सकती है। जो प्लेंट, पहले तो आपको समझना पड़ेगा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और डिसमिसल ऑफ सूट में फ़र्क क्या है। जो तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है, ऑर्डर 7 रूल 11 है, वो डील कर रहा है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के साथ। देखिए, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के साथ रिजेक्शन ऑफ, हमें पता है कि जो सूट इंस्टीट्यूट होता है सिविल सूट ऑन फाइलिंग ऑफ प्लेंट होता है तो वो सूट डिसमिस भी हो सकता है। तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में क्या खास है और क्या डिफरेंस है दोनों में। डिसमिसल ऑफ सूट 2 तरीके से हो सकता है। देखिए, डिसमिसल ऑफ सूट होगा आइदर ऑन मेरिट्स, मतलब कि कोर्ट ने प्लेंट फाइल हुई, उसके ऊपर अपना इन्होंने इश्यूज फ्रेम किए, ट्रायल हुआ और कोर्ट को लगा कि कॉज ऑफ एक्शन प्रूव नहीं हुआ, उसने सूट को डिसमिस कर दिया। एक डिसमिसल ऑफ सूट होता है, दूसरा ग्राउंड है टेक्निकल ग्राउंड पे, लाइक अपना कि प्लेंटिफ अपीयर नहीं हुआ, डिसमिसल इन डिफॉल्ट हो गया कि जिस दिन सूट फिक्स था हेयरिंग के लिए प्लेंटिफ वाज नॉट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट एंड द कोर्ट डिसमिस द सूट इन डिफॉल्ट। इन दिस केस जो ये डिसमिसल है, इस पे आप रेस्टोरेशन फाइल कर सकते हैं टू रिस्टोर बैक द सूट। जो मेरिट्स पे डिसमिस हुआ है इसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हैं। ये तो होगा डिसमिसल ऑफ सूट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का मतलब आ गया कि जो क्लॉजेस अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 में दिए गए हैं, अगर आपकी प्लेंट इनमें से कहीं भी फॉल कर गई विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस और विदाउट कंडक्टिंग द ट्रायल of the suit filed by the plaintiff, the court can outrightly reject the plaint। इसमें आपके पास रेमेडी क्या आएगी, अगर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो जाती है तो इसमें आप दोबारा प्लेंट फाइल कर सकते हैं।
दोबारा एक बार प्लेंट फाइल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव टू पे द कोर्ट फीस फ्रेश, आपको पूरी कोर्ट फीस दोबारा देनी पड़ेगी, एंड यू हैव टू टेक केयर अबाउट द लिमिटेशन पीरियड, कि वो सूट दोबारा जब आप प्लेंट फाइल कर रहे हो दैट शुड बी विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, सिंपल तरीके से रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कैन बी डन एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, बट नॉर्मली ये स्टार्टिंग में ही होती है, जब प्लेंट फाइल होती है, सम्मन चले जाते हैं डिफेंडेंट के पास, देन द डिफेंडेंट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट एंड द डिफेंडेंट में फाइल द एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 फॉर द रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स प्रोवाइडेड इन अंडर दिस रूल। As we have discussed, there are 6 grounds provided in this rule. सबसे पहले हम एक बार बेयर लैंग्वेज रीड करते हैं कि ऑर्डर 7 रूल 11 कहता क्या है। द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड, वर्ड शैल यूज़ किया गया है, शैल बी रिजेक्टेड। नॉर्मली हम शैल को मैंडेटरी यूज़ करते हैं, वो होता भी मैंडेटरी है, बट समटाइम्स इन प्रोसीजरल लॉज शैल can be read as a directory. Instead of reading it as a mandatory, it can be read as a directory provision, because procedural laws are handmade tools of justice, कि हमें जस्टिस लेने के लिए एक प्रोसीजरल लॉ बनाया है, वो हैंडमेड रूल्स है, हमने खुद रूल्स बनाए हैं कि इस तरीके से पहुंचना है। द प्रोसीजरल लॉ कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड इन अ स्ट्रेट जैकेट फार्मूला। सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि प्रोसीजरल लॉज होते हैं, इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द लेजिस्लेचर टू प्रोवाइड अ स्ट्रेट जैकेट प्रोसीजरल लॉ। उसमें आपको कुछ ना कुछ लिबर्टी देनी ही पड़ती है, क्योंकि कई बार सरकमस्टांसिस ऐसे होते हैं जिसमें प्रोसीजरल लॉ तो जो रेमेडी बता रहा है या कोई जो पेनल्टी बता रहा है वो बहुत हार्श होती है, बट द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस रिक्वायर्स लेसर पनिशमेंट या लेसर कोई भी पेनल्टी लगाने की बात करती है अगर प्रोसीजरल लॉ में डिफेक्ट आता है। सो द डिस्क्रिशन ऑलवेज गिवन टू द कोर्ट टू रिलैक्स द लॉज। हियर इन दिस केस दे हैव यूज्ड द वर्ड द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड। वैसे तो लॉ ने बोला है इट इज़ मैंडेटरी टू रिजेक्ट इफ एनी ऑफ द क्लॉजेज आर फुलफिल्ड, बट आगे हम जब रीड करेंगे तो हम देखेंगे कि समटाइम्स द कोर्ट में यूज शैल इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट एज अ डायरेक्टरी प्रोविजन में यूज इट एज अ मैंडेटरी इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट एज अ मैंडेटरी प्रोविजन द कोर्ट में यूज इट एज अ डायरेक्टरी प्रोविजन। ये कह रहे हैं द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन। क्लॉज ए स्टेटिंग अबाउट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन, यहाँ पे बात कर रहा है कॉज ऑफ एक्शन। एज वी ऑल नो एंड वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन नंबर ऑफ टॉपिक्स लाइक रेस जुडिकेटा, रेस सब जुडाइस ऑर्डर 2 रूल 2। कॉज ऑफ एक्शन क्या है? कॉज ऑफ एक्शन मीन्स वन पर्सन इज हैविंग अ लीगल राइट एंड दैट राइट हैज़ बीन वायलेटेड, तो उसका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। कॉज ऑफ एक्शन जो बेसिकली सूट में देखें हम, अगर जब प्लेंट फाइल करता है प्लेंटिव, जो सारा सूट है इट रिवॉल्व अराउंड द कॉज ऑफ एक्शन, प्रूविंग एंड डिसप्रूविंग ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। हमें पता है कि मैटर इन इशूज़ आएंगे, मैटर इन इशू से क्या होगा, प्लेंटिव विल ट्राई टू प्रूव हिज कॉज ऑफ एक्शन एंड डिफेंडर विल ट्राई टू डिसप्रूव द कॉज ऑफ एक्शन ऑफ द प्लेंटिव। सो होल सूट रिवॉल्व्स अराउंड द कॉज ऑफ एक्शन। इस केस में जब प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल की, उस प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन उसने डिस्क्लोज नहीं किया कि उसका क्या लीगल राइट था और क्या उसका राइट वायलेट हुआ है। इस केस में जैसे ऊपर हमने ये रीड किया, द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कोर्ट टू रिजेक्ट द प्लेंट। प्लेंट फाइल हुई, डिफेंडेंट अपीयर हुआ, उसने ऑब्जेक्शन रेज कर दी या कोर्ट ने खुद नोटिस कर लिया कि द प्लेंटिफ हैज़ नॉट डिस्क्लोज्ड हिज कॉज ऑफ एक्शन, या डिफेंडेंट ने एप्लीकेशन लगा दी फॉर द रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट ऑन द ग्राउंड दैट द प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज हिज द कॉज ऑफ एक्शन। इसमें कोर्ट राइट अवे डिसमिस नहीं कर देगी प्लेंट कि डिफेंडेंट ने एप्लीकेशन लाई और लग रहा है कि कॉज ऑफ एक्शन नहीं दिख रहा, उसने कोई स्पेसिफिक पैराग्राफ नहीं दिया तो डिसमिस कर दो, रिजेक्ट कर दो प्लेंट। ऐसा नहीं होता।
ये प्रोसीजरल लॉ है, इसमें कोर्ट को लिबरल अप्रोच करनी पड़ती है हमेशा। नॉर्मली कोर्ट को, नॉर्मली हम जैसे देखते हैं, वे एंड बैलेंस करना पड़ता है कि जस्टिस किस तरफ होगा, कि रिजेक्ट करने में जस्टिस है या उसको कोई और मौका देने में जस्टिस है। इन केस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, द कोर्ट विल गो थ्रू द प्लेंट, द कंटेंट्स ऑफ द होल प्लेंट, और and the court will try to call out the cause of action from the plaint। मतलब कि प्लेंटिफ ने अपना कॉज ऑफ एक्शन डायरेक्टली डिस्क्लोज नहीं किया, बट द कॉज ऑफ एक्शन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द प्लीडिंग्स written in the plaint। So the court will go through the plaint and will try to call out the cause of action। और क्या कर सकती है कोर्ट? द कोर्ट में कॉल द पार्टीज and can orally examine the parties to see whether the cause of there is some cause of action arises in favor of plaintiff or not। या कोई cause of action सूट में बनता भी है कि नहीं बनता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो ऑर्डर 7 रूल 11 है वो तो राइट अवे बोल रहा है, द कोर्ट शैल रिजेक्ट इट वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज द कॉज ऑफ एक्शन। बट ऐसा नहीं है वो राइट अवे रिजेक्ट कर देगी। कोर्ट प्लीडिंग्स देखेगी, प्लेंट देखेगी। प्लीज रिमेंबर वन थिंग, वाइल checking the cause of action through the pleadings, the court will not see the written statement filed by the defendant। The court will only see the plaint whether plaint discloses any cause of action or not। अगर तो करती है तो कोर्ट वो कॉज ऑफ एक्शन को दे के, आगे रिटर्न स्टेटमेंट को दे के इशूज फ्रेम करके चार्जेस अपना इशूज फ्रेम करके ट्रायल कर देगी। इफ द कॉज ऑफ एक्शन इज नॉट देयर इन द प्लेंट, देन द कोर्ट विल रिजेक्ट द प्लेंट ऑफ द प्लेंटिफ। और उसके बाद जैसे हमने रेमेडी बात की है, द प्लेंटिफ इज ऑलवेज हैविंग अ रेमेडी टू फाइल अ फ्रेश प्लेंट provided he has to pay a fresh court fee and he has to see whether his suit fall within the limitation or not। वो तो अलग बात है लिमिटेशन की। तो ये आ गया हमारा कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन हमने पहले देख ही लिया कि क्या होता है। ऑर्डर 7 रूल 11, सॉरी ऊपर चला गया। ऑर्डर 7 रूल 11 हिल गया गलती से। हाँ जी, आ गया। तो ऑर्डर 7 रूल 11। तो कॉज ऑफ एक्शन जो है सूट का पेविएट सेंटर है, मेन सेंटर है, जिसके इर्द गिर्द सारा सूट रिवॉल्व करता है। अब इससे आगे क्वेश्चन राइज होता है, डिफरेंस क्या है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन में या नॉन प्रूविंग ऑफ कॉज ऑफ एक्शन में। इसमें बहुत सिंपल सा डिफरेंस है कि इफ़ द प्लेंटिफ फेल्स टू डिस्क्लोज हिज कॉज ऑफ एक्शन इन द प्लेंट, देन द कोर्ट विल रिजेक्ट हिज प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। बट इन केस द प्लेंटिफ फेल्स टू प्रूव हिज कॉज ऑफ एक्शन, देन हिज सूट विल बी डिसमिस्ड। बिकॉज जो कॉज ऑफ एक्शन है, प्रूव तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो प्लेंटिफ के ऊपर है, उसको प्रूव करना टू गेट द डिक्री फ्रॉम द कोर्ट। अगर वो प्रूव नहीं कर पाता तो इट विल बी अ केस ऑफ नॉन प्रूविंग ऑफ कॉज ऑफ एक्शन एंड द रिजल्ट विल बी द डिसमिसल ऑफ द सूट। और अगर डिस्क्लोज नहीं करता, इन केस नॉन डिस्क्लोजर ऑफ अ कॉज ऑफ एक्शन, देन द रिजल्ट विल बी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। ये दोनों में डिफरेंस है। आगे है जो ऑर्डर 7 रूल 11 के साथ साथ हम सेक्शन 148 और 149 दोनों कवर करेंगे। ये 148 एंड 149 जो हैं सेक्शन, बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑर्डर 7 रूल 11 सॉरी सब रूल बी एंड सब रूल सी के साथ रेड विद होंगे। और जो प्रोवाइजो नीचे दिया गया है ऑर्डर 7 रूल 11 का, वो भी बी एंड सी के साथ ही हम रीड करेंगे एक बार। और ये क्लॉज बी क्या कहता है, where the relief claimed is undervalued and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so। बेसिकली क्या कह रहा है कि जो रिलीफ क्लेम किया है, the relief claimed by the plaintiff in his plaint
इज़ अंडर वैल्यूड। फॉर एग्जाम्पल हमने ऑर्डर टू रूल 2 जो किया था वो भी रिलीफ के रिगार्डिंग था। इन ऑर्डर टू रूल 2 द प्लेंटिफ ओमिट्स टू क्लेम, वहाँ पे वो क्लेम ही नहीं करता है। हेयर प्लेंटिफ हैज़ क्लेम्ड ऑल द रिलीफ्स, बट उसने स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए उसकी जो करेक्ट वैल्यू है रिलीफ की उसको अंडर वैल्यू कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने एक पोजेशन का सूट फाइल किया, पोजेशन के सूट में जितनी वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से आपके सूट की वैल्यूएशन होती है, तो उसी के हिसाब से आपको कोर्ट फी पे करनी पड़ती है। प्लेंटिफ ने क्या की शरारत पैसे बचाने के लिए, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज ₹50 lakhs and the plaintiff has to pay the court fees on amount of ₹50 lakh to file a suit for the possession. What he do? He filed the suit for possession of the same property, but he valued the suit for ₹5 lakh instead of evaluating it for ₹50 lakh. तो उसने 50 लाख की जगह 5 लाख रुपए उसकी वैल्यू दिखा दी और 5 लाख के ऊपर जितनी बनती थी कोर्ट फीस उसके साथ लगा के उसने जो था सूट प्लेंट फाइल कर दी। तो उसमें या तो कोर्ट ने देखा या जब डिफेंडेंट आया उसने ऑब्जेक्शन रेज की। तो जब ये कोर्ट के सामने आया, ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज बी का केस आया, तो कोर्ट ने क्या देखना है, सबसे पहले राइट आउटली डिसमिस नहीं करेगी, सॉरी रिजेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमने ऊपर वर्ड शैल देखा कि इसका मतलब, शैल का मतलब तो ये हो गया कि जैसे ही कोर्ट को पता लगा कि द प्लेंटिफ हैज अंडर वैल्यूड द सूट, इट शैल आउटराइटली डिसमिस्ड। शैल से तो यही है, बट नहीं, यहाँ पे डायरेक्टरी है और ये क्लॉज खुद बता रहा है कि वो डायरेक्टरी है, क्योंकि कोर्ट पहले प्लेंटिफ को टाइम देगी। द कोर्ट विल गिव द टाइम टू द प्लेंटिफ टू करेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ द सूट एंड टू फाइल द रिमेनिंग कोर्ट फीस। इसमें क्या है, वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज अंडर वैल्यूड, उसने अंडर वैल्यूड कर लिया, एंड द प्लेंटिफ ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू करेक्ट द वैल्यूएशन विद इन ए टाइम टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट फेल्स टू डू सो। सपोज करो कि उसने वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन करके सूट फाइल कर दिया, देयर आफ्टर द कोर्ट हैज गिवन द प्लेंटिफ टू करेक्ट द वैल्यूएशन, the court asked the plaintiff to correct the valuation within 7 days. इस कोर्ट ने 7 दिन का टाइम दे दिया एंड द प्लेंटिफ फेल्स टू करेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ द प्लेंट विद इन दो 7 डेज। तो इसके अकॉर्डिंगली तो ये कर दिया इन्होंने रिजेक्ट, ऑर्डर 7 रूल 11 के अकॉर्डिंगली तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि द प्लेंटिफ हैज फेल्ड टू करेक्ट द वैल्यूएशन विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोर्ट। आगे प्रोवाइजो क्या कहता है, इसको हमने सेक्शन को जो रेड विद करना है, सेक्शन इस क्लॉज को 148 के साथ रेड विद करेंगे। अभी सेक्शन 148 भी पढ़ेंगे, पहले हम प्रोवाइजो देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट द टाइम फिक्स्ड बाय द कोर्ट फॉर द करेक्शन ऑफ द वैल्यूएशन और सप्लाइंग, करेक्शन ऑफ द वैल्यूएशन हमारा पार्ट ये आएगा फॉर द करेक्शन ऑफ द वैल्यूएशन, क्योंकि उसने अंडर वैल्यूएशन की थी, यहाँ पे फॉर करेक्शन ऑफ वैल्यूएशन, और सप्लाइंग ऑफ द रिक्विजिट स्टैम्प पेपर शैल नॉट बी एक्सटेंडेड, कि वो कह रहे हैं कि अगर 7 दिन का टाइम दिया था, इफ दैट टाइम हैज़ बीन एक्सपायर्ड, तो ऊपर वाला जो मेन प्रोविजन है इट सेज कि द कोर्ट शैल आउटराइटली रिजेक्ट द प्लेंट, बट प्रोवाइजो बोल रहा है कि इन केस इफ द टाइम प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द plaint, for the proper valuation of the plaint has been expired and the plaintiff has failed to correct it, then the court shall not extend it. Court normally extend नहीं करेगी unless the court for reasons to be recorded is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp paper as the case may be within the time fixed by the court, and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff। मतलब कि कोर्ट राइट अवे उसका टाइम एक्सटेंड नहीं कर देगी 7 दिन एक्सपायर होने के बाद,
In that case, if the time has granted by the court has expired and the plaintiff failed to correct the valuation of the plaint, then the court may extend it, provided the plaintiff has to prove two things: that because of some exceptional cause of nature, एक्सेप्शनल कॉज ऑफ नेचर नहीं कह सकते हम उसे, हम बोलेंगे कि कोई ऐसा कॉज हुआ वो एक्सेप्शनल नेचर का है, किसी रीजनेबल ग्राउंड पे वो उस वैल्यूएशन को करेक्ट नहीं कर पाया। एंड सेकंड थिंग, अगर उसको अलाउ नहीं किया गया टू करेक्ट द वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ग्रेव इनजस्टिस विल कॉज टू हिम। दो चीज़ें प्रूव करेगा कि जी किसी रीजनेबल ग्राउंड की वजह से, रीजनेबल कॉज की वजह से मैं करेक्ट नहीं कर पाया। एंड सेकेंडली, अगर मेरे को टाइम और ना दिया गया करेक्ट करने के लिए, देन ह्यूज इनजस्टिस विल कॉज टू मी। अगर तो वो ये दो चीज़ें प्रूव कर देता है, देन द कोर्ट विल एक्सटेंड हिज टाइम फॉर द करेक्शन ऑफ द वैल्यूएशन, जैसे हमने क्लॉज बी में पढ़ा। जो सेक्शन 148 है, अगर हम सी के बाद पढ़ेंगे तो दोनों के लिए क्लैरिटी हो जाएगी हमें, क्योंकि वो दोनों पे ही लगेगा एक तरह से। आगे सब इसको आगे कर लेते हैं कि जैसे उसको टाइम दिया 7 दिन का और 7 दिन के बाद उसने अपना वैल्यूएशन को करेक्ट नहीं किया, देयर आफ्टर कोर्ट उसका टाइम एक्सटेंड करेगी अंडर दो रीज़न। रीजनेबल कॉज क्या हो सकता है कि जी जिस दिन आपने ऑर्डर किया था कि विद इन 7 डेज करेक्ट करो, प्लेंटिव घर जा रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, तो उसको 10 दिन के बाद छुट्टी हुई है, तो अभी बस वो 2-4 दिन पहले घर पहुंचा है, तो इस वजह से वो अब करा रहा है। दिस इज़ द रीजनेबल कॉज, क्योंकि उसके पास अपना क्या कहते हैं रीजनेबल ग्राउंड है कि वो उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो हॉस्पिटल में था, इस वजह से वो 7 दिन के अंदर कोर्ट का ऑर्डर कंप्लाई नहीं कर सका। ऐसे केसेस में कोर्ट टाइम एक्सटेंड कर देती है। तो आगे है क्लॉज सी, वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज प्रॉपरली वैल्यूड। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लिखा है रिलीफ क्लेम्ड इज प्रॉपरली वैल्यूड। ऊपर वाले में था रिलीफ क्लेम्ड वॉज अंडर वैल्यूड, उसमें रिलीफ के क्लेम में अंडर वैल्यू किया था, यहाँ पर रिलीफ क्लेम्ड है जो वो प्रॉपरली वैल्यूड है। जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल में किया था, 50 लाख का बन रहा था, उसने 50 लाख ही बोला है कि हाँ जी 50 लाख की मेरी सूट की वैल्यू है। बट द प्लेंट इज रिटर्न्ड अपॉन पेपर इनसफिशिएंट स्टैम्प्ड एंड द प्लेंटिफ ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू सप्लाई द रिक्विजिट स्टैम्प पेपर विद इन अ टाइम टू बी फिक्स्ड बाय कोर्ट फेल्स टू डू सो। मतलब उसने रिलीफ तो अपना 50 लाख का क्लेम कर लिया, प्रॉपर वैल्यूएशन कर दी, उसके ऊपर जो कोर्ट फीस बन रही थी, सपोज करो लाख रुपए की बन रही थी, उसने 10,000 के स्टैम्प पेपर लगा के सिविल सूट फाइल कर दी, अपनी प्लेंट फाइल कर दी कोर्ट में। तो कोर्ट ने उसको रिटर्न कर दी प्लेंट, एंड कोर्ट ने उसको हफ्ते का टाइम दिया कि आप 90,000 के जो रिमेनिंग आपके स्टैम्प पेपर है, स्टैम्प ड्यूटी है, उसको साथ लगा के विद इन 7 डेज आप दोबारा फाइल कर दो, या दोबारा हमें दे दो, इस जो एनॉमली को, इस मिस्टेक को आप करेक्ट कर दो। उसको हफ्ते का टाइम दिया, वो हफ्ते में उस कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं कर सका, उसने 90,000 के स्टैम्प पेपर, एडिशनल स्टैम्प पेपर कोर्ट को नहीं दिए। इन दैट केस कोर्ट कैन रिजेक्ट द प्लेंट ऑफ द प्लेंटिफ। बट यहाँ पे अब प्रोवाइजो पिक्चर में दोबारा आता है। प्रोवाइजो क्या कहता है, हम दोबारा रीड करते हैं। प्रोवाइडेड दैट द टाइम फिक्स्ड बाय द कोर्ट फॉर द करेक्शन ऑफ द वैल्यूएशन, जो हमने कर लिया। आगे क्या था, और यहाँ पे वर्ड और यूज किया है, और सप्लाइंग ऑफ द रिक्विजिट स्टैम्प पेपर, कि जो कोर्ट ने टाइम प्रोवाइड किया था, टाइम फिक्स किया था फॉर प्रोवाइडिंग रिक्विजिट स्टैम्प पेपर शैल नॉट बी एक्सटेंडेड। कोर्ट एक्सटेंड नहीं करेगी अनलेस वही दो चीज़ें कि कोई एक्सेप्शनल नेचर का कॉज है जिसकी वजह से प्लेंटिफ एडिशनल कोर्ट फीस या स्टैम्प पेपर नहीं दे सका, एंड अगर उसका जो टाइम 7 दिन का एक्सपायर होने के बाद एक्सटेंड नहीं किया गया, देन ही विल फेस ग्रेव इनजस्टिस। तो इस केस में कैसे, अब रीजनेबल कॉज क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे उसको एक्सीडेंट हो गया, या वो बता दे कि जी मेरा लिमिटेशन पीरियड निकल रहा था, इस वजह से मैंने 10,000 रुपये के लगा के फाइल कर दिए, क्योंकि जहाँ से स्टैम्प पेपर मिलने थे, जो रजिस्ट्री से या स्टैम्प वेंडर से स्टैम्प पेपर मिलने थे, गवर्नमेंट ने पीछे से स्टैम्प की प्रिंटिंग बंद करने की वजह से उसके पास स्टैम्प पेपर अनअवेलेबल थे।
मेरा लिमिटेशन पीरियड निकल रहा था, इस वजह से मैंने 10,000 रुपये की वैल्यू के साथ फाइल कर दिया। 7 दिन के बाद भी जो आपने टाइम दिया, अभी तक स्टैम्प पेपर नहीं आए हैं उस स्टैम्प वेंडर के पास, तो इस वजह से मेरा टाइम एक्सपायर हो गया और मैं 90,000 के जो स्टैम्प पेपर है आपको विद इन 7 डेज नहीं दे सका। तो इन केसेस में कोर्ट कैन एक्सटेंड द टाइम ऑफ द प्लेंटिफ कि आप इतने देर में फाइल कर दो, कि इतना एक्सटेंड किया आप लोग का टाइम, इतनी देर में आप दोबारा फाइल कर दो। अब एक बार रीड कर लेते हैं हम सेक्शन 148 क्या कहता है। 148 फॉर एनलार्जमेंट ऑफ टाइम कि टाइम बेसिकली ये बताता है कि कितना टाइम कोर्ट एक्सटेंड कर सकती है। वेयर एनी पीरियड इज फिक्स्ड, सेक्शन 148 जो जर्नल प्रोविजन है, ये नहीं कि सिर्फ इसी सेक्शन के साथ रीड होगी, ये सारी सीपीसी के साथ रीड होगी। वेयर एनी पीरियड इज फिक्स्ड और ग्रांटेड बाय द कोर्ट फॉर द डूइंग ऑफ एनी एक्ट prescribed or allowed by this court, the court may in its discretion from time to time enlarge such period not exceeding 30 days in total, even though the period originally fixed or granted may have expired। मतलब सिंपल वर्ड में कि कोर्ट 30 डेज के लिए एक्सटेंड कर सकती है। वेयर एनी पीरियड इज फिक्स्ड, इस केस में तो फिक्स्ड नहीं है, कोर्ट ने अपनी मर्जी से दिया, और ग्रांटेड, इसमें कोर्ट ने ग्रांट किया, बाय द कोर्ट फॉर द डूइंग ऑफ एनी एक्ट, इसमें वैल्यूएशन प्रॉपर करने के लिए या एडिशनल फीस देने के लिए टाइम प्रोवाइड किया गया। प्रिस्क्राइब्ड और अलाउड बाय दिस कोर्ट, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, कोर्ट की मर्जी है इन इट्स डिस्क्रिशन, फ्रॉम टाइम टू टाइम एनलार्ज सच पीरियड, मीन्स वक्त वक्त पे वो एनलार्ज कर सकती है, नॉट एक्सीडिंग 30 डेज इन टोटल। सपोज करो इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली तो ये हुआ कि 7 दिन उसको पहले मिल गए थे, देयर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 7 डेज कोर्ट के पास जो अंडर सेक्शन 148 पावर है वो 23 डेज रिमेनिंग रह गया आगे 30 डेज कंप्लीट होने के लिए, वो आगे 23 डेज के लिए ही एक्सटेंड कर सकती है एज पर सेक्शन 148। तो इसको हम अगर देखें कि सपोज करो कि वो 30 डेज में फुलफिल नहीं हो सकता। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ए ने सूट फाइल किया बी के ऊपर, उसने प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी नहीं दी, उसने ₹1,00,000 की स्टैंप ड्यूटी देनी थी, उसने 10,000 रुपये की दे के सूट फाइल कर दिया। ये उसने सूट फाइल किया, उसको कोर्ट ने बोला यहाँ पे कि आपकी स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर नहीं है, आप विद इन 7 डेज स्टैंप ड्यूटी नहीं, जो एडिशनल स्टैंप ड्यूटी बनती है 90,000 की, आप डिपॉजिट करवा दीजिए। वो 7 डेज पे फेल हो गया, यहाँ पे फेल हो गया, तो अब क्या होगा, वो टाइम एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन लगाएगा, वो एप्लीकेशन लगाएगा अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 रेड विद प्रोवाइजो हो जाएगी वो एप्लीकेशन कि ऐसा करके जी कि मैं 7 दिन में इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज जिस स्टैंप वेंडर से मिलनी है वो बोल रहा है कि गवर्नमेंट ने अभी प्रिंटिंग बंद की हुई है, इस वजह से पीछे से स्टैंप ड्यूटीज आ नहीं रही हैं, तो स्टैंप ड्यूटी इज़ नॉट अवेलेबल इन द कोर्ट प्राइमिसेस, तो मैं उसको जमा नहीं करवा पाया, इस वजह से मेरा टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए। कोर्ट ने उसको 15 दिन और दे दिए कि आप 15 दिन में दे दीजिए। 15 दिन बाद भी स्टैम्प पेपर नहीं आए, उसने जमा नहीं करवा पाया, 15 दिन का टाइम पीरियड भी एक्सटेंड जो दिया था कोर्ट ने वो एक्सपायर हो गया। यहाँ पे देखिए 22 डेज हो गए, 22 डेज हो गए। कोर्ट ने क्या किया, उसको आगे 8 दिन का, जैसे 148 के पास दिया कि कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट ने उसको 8 दिन का टाइम और दे दिया। यहाँ पे आके पूरे 30 डेज फुलफिल हो गए। तो 8 दिन के जब ये टाइम पीरियड देने का टाइम पीरियड एक्सपायर हुआ, तब तक भी स्टैम्प पेपर आए ही नहीं थे अभी मार्केट में या कोर्ट में जहाँ से स्टैम्प पेपर लेने थे, क्योंकि गवर्नमेंट प्रिंट नहीं करेगी। अब यहाँ पे कोर्ट कैसे एक्सटेंड करेगी इससे आगे टाइम? इससे आगे कोर्ट सेक्शन 151 की पावर यूज़ करेगी अपनी, उसमें कोर्ट टू अवॉइड इनजस्टिस टू द प्लेंटिफ, कोर्ट अपना टाइम एक्सटेंड कर सकती है, जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकती है। ये नहीं कि आप 30 डेज़ के आगे टाइम एक्सटेंड कर ही नहीं सकते। मैंने जैसे पहले बताया प्रोसीजरल लॉ है, हैंडमेड टूल्स ऑफ जस्टिस है,
इसको कोर्ट सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली लिबरली यूज़ कर सकती है। सेक्शन 151 में इनहेरेंट पावर्स है, कोर्ट के पास वाइड पावर्स हैं टू अवॉइड इनजस्टिस। तो अप टू 30 डेज तो कोर्ट 148 के अंडर कर लेगी। जब 148 रिस्ट्रिक्ट कर देगा कोर्ट की पावर को एक्सटेंड करने के लिए, देन द कोर्ट विल यूज इट्स पावर अंडर सेक्शन 151। इस जो पहले 30 डेज है, ये वाला जो पीरियड है, इसमें कोर्ट ये जो अपना क्या कहते हैं, ये वाला जो पीरियड है 30 डेज का, इसमें कोर्ट अपनी 151 की पावर यूज़ नहीं करेगी। बट जब 148 की पावर ख़त्म हो जाएगी कोर्ट के पास, देन द कोर्ट कैन यूज़ द पावर एंड प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 151। वही जैसे अंडर वैल्यूएशन में भी हो जाएगी और इसमें भी हो जाएगी। अब हम आते हैं वापस ऑर्डर 7 रूल 11 पे। आगे क्लॉज जो डी क्या कहता है, वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ। मतलब कि जब उसने प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल की, उसकी प्लेंट की जो प्लीडिंग्स हैं उससे ही लग रहा है कि सूट बार्ड बाय एनी लॉ। यहाँ पे बार्ड बाय एनी लॉ वर्ड यूज़ किया है इन्होंने। इसका मतलब ये है कि या तो ये सीपीसी में बार्ड है या किसी और लॉ में। और लॉ में कौन हो सकता है, जैसे लिमिटेशन एक्ट हो गया, या जैसे आपने देखा होगा पार्टनरशिप का सेक्शन 69 है कि अगर पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म सूट फाइल नहीं कर सकती टू अवेल द राइट्स प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडीज उसको अवेल नहीं कर सकती अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो भी बार किया गया है। बार्ड बाय एनी लॉ, अगर तो प्लेंट के जो कंटेंशंस है उससे राइट अवे अपीयर हो रहा है कि दैट द सूट इज बार्ड बाय एनी लॉ, देन द कोर्ट शैल रिजेक्ट द प्लेंट। कोर्ट उसको डिसमिस करेगी। फॉर एग्जांपल, प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया कि वो रजिस्टर्ड फर्म थी, पार्टनरशिप फर्म थी, उसने कॉन्ट्रैक्ट से बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो सॉरी रजिस्टर्ड फर्म नहीं थी, वो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म थी ए, तो उसने बी के ऊपर सूट फाइल किया कि मेरा इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इससे मेरे को 50 लाख देने हैं अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो वहाँ पे बी ने ऑब्जेक्शन रेज कर दी कि दैट ए इज़ एन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म एंड एज पर सेक्शन 69 द ए कैन नॉट फाइल अ सूट टू गेट द रिलीफ अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर द प्रेजेंट सूट इज बार्ड। तो उसमें कोर्ट को प्लेंट से ही पता लग जाएगा जो उसने प्लेंट बनाई लगाई है कि वेदर द फर्म इज़ अ रजिस्टर्ड फर्म और नॉट। अगर तो वो रजिस्टर्ड फर्म नहीं है तो वो सेक्शन 69 के अंदर राइट अवे सूट बार्ड है, तो कोर्ट उसकी प्लेंट को रिजेक्ट कर देगी। बट इन केस इफ द डिफेंडेंट नीड्स टू प्रूव द बार, देन द प्लेंट शैल नॉट बी रिजेक्टेड। मतलब कि अगर तो प्लेंट की कंटेंशन से ही पता लग रहा है कि सूट बार्ड है अंडर एनी लॉ, देन तो ठीक है, कोर्ट राइट अवे रिजेक्ट कर देगी। बट अगर डिफेंडेंट को उस बार को प्रूव करने के लिए कुछ एविडेंस देना पड़ेगा या देने की ज़रूरत है, देन द प्लेंट शैल नॉट बी रिजेक्टेड। देन द डिफेंडेंट विल गिव इट्स एविडेंस and court will see whether he has proved it or not, then the suit will be dismissed। उसमें अगर सूट बार होगा तो डिसमिस होगा। फॉर एग्जांपल ऑर्डर 2 रूल 2, और हम कर सकते हैं रेस जुडिकेटा। इस केसेस में अगर सपोज करो डिफेंडेंट ऑब्जेक्शन रेज कर देता है कि जो ए ने सूट फाइल किया है इट इज़ बार्ड बिकॉज इट इज़ अ सब्सिक्वेंट सूट and the previous suit has been decided between the parties on the same cause of action, therefore the present suit is barred by law of res judicata as provided under section 11 of CPC। तो इसमें कोर्ट राइट अवे कैसे मान लेगी, प्लेंट में तो कोई पुराने सूट का रेफरेंस ही नहीं है, तो इसमें डिफेंडेंट को प्रीवियस प्लेंट देनी पड़ेगी, रिटर्न स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी, जो जजमेंट है कोर्ट की वो दिखानी पड़ेगी। तो उससे कोर्ट को ड्राइव करना पड़ेगा कि वेदर द प्रेजेंट सूट इज बार्ड बाय रेस जुडिकेटा और नॉट। तो इसमें डिफेंडेंट को एविडेंस देना पड़ गया। तो इस केस में अगर डिफेंडेंट प्रूव कर देता है कि इट इज़ बार्ड बाय रेस जुडिकेटा, देन द कोर्ट विल डिसमिस द सूट। प्लेंट नहीं रिजेक्ट करेगी। अगर जो कंटेंशंस प्लेंट में है उससे कोर्ट को लग रहा है कि हाँ जी जो ये
प्लेंट है जिस सूट के रिगार्डिंग है वो सूट बार्ड है बाय एनी लॉ, तो वो अपना क्या कहते हैं राइट अवे रिजेक्ट कर देगी प्लेंट। आगे बोल रहा है वेयर इट इज़ नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट, मतलब कि जब प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल करनी तो नॉर्मली कोर्ट में क्या होता है कि जब प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करता है तो उसको एक डुप्लीकेट साथ में सेकंड सेट भी देना पड़ता है, डुप्लीकेट कॉपी भी देनी पड़ती है। व्हेन द प्लेंटिफ फेल्स टू फाइल द प्लेंट इन डुप्लीकेट द कोर्ट शैल रिजेक्टेड, यहाँ पे अगर मेन प्रोविजन के साथ देखें कोर्ट शैल रिजेक्टेड, मतलब ये होगा जब प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल की उसने डुप्लीकेट कॉपी नहीं दी तो कोर्ट उसके प्लेंट को रिजेक्ट कर देगी। ऐसा नहीं होता, अगर उसने डुप्लीकेट कॉपी नहीं दी देन द कोर्ट विल गिव टाइम टू द प्लेंटिफ टू फाइल द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द प्लेंट। तो इसमें जो शैल ऊपर वर्ड किया गया है वो मैंडेटरी की जगह डायरेक्टरी हो गया कोर्ट के लिए। कोर्ट अपना प्लेंटिफ को रिलीफ देने के लिए उसको टाइम दे सकती है। आगे बोल रहा है वेयर द प्लेंटिफ फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 9, रूल 9 मतलब ऑर्डर 7 रूल 9, कि जब प्लेंटिफ जो प्रोविजन रूल 9 के अंडर जो लॉ प्रोवाइड किया गया है उसको कंप्लाई करने के लिए कंप्लाई नहीं करता है देन द कोर्ट कैन रिजेक्ट द प्लेंट ऑफ द प्लेंटिफ। और रूल 9 क्या है ये देख लेते हैं हम। रूल 9 है प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेंट, जब प्लेंट फाइल कर दी उसको एडमिटिंग के लिए प्रोसीजर क्या है। वेयर द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द समन्स बी सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट्स इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द रूल 9 ऑफ ऑर्डर 5, मीन्स जो समन्स का प्रोसीजर है कैसे देने हैं कैसे नहीं देने वो ऑर्डर 5 रूल 9 में आ गया, ऑर्डर 5 में कि समन्स के रिगार्डिंग आ गया। वेयर द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द समन्स बी सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन रूल 9 ऑफ ऑर्डर 5, it will direct the plaintiff to present as many copies of the plaint on plain paper as there are defendants within 7 days from the date of such order along with requisite fees for service of summon on the defendants। मतलब ये क्या कि जब मैंने सपोज करो ए ने बी पे सूट बी सी डी 3 बंदों पे सूट फाइल किया तो ए ने एक डुप्लीकेट कॉपी दे दी कोर्ट को, साथ में कोर्ट ने क्या किया समन्स इशू कर दिए डिफेंडेंट्स को, मीन्स बी सी डी तीनों को समन्स इशू कर दिए। व्हेन द कोर्ट इशूज द समन्स टू द डिफेंडेंट्स देन द कोर्ट विल आस्क द प्लेंटिफ टू फाइल द कॉपीज ऑफ द प्लेंट ऑन द प्लेन पेपर, कि जितने डिफेंडेंट हैं उतनी आप प्लेंट की कॉपीज प्लेन पेपर पे मेरे को दो, मतलब 3 डिफेंडेंट हैं 3 कॉपीज दो, साथ में जो आपकी कोर्ट फीस जमा करवानी पड़ती है आपको समन कटवाने के टाइम की, जो कोर्ट के प्रोसेस चलता है उसको समन सर्व करने के लिए जो खर्चा आता है वो एक नॉमिनल सी कोर्ट फी होती है वो आपको देनी पड़ती है। और बोलती है कि कोर्ट फीस जमा कराओ विद इन 7 डेज, कि जिस दिन समन कोर्ट करती है उसके 7 दिन के अंदर प्लेंटिफ को प्लेंट की कॉपीज देनी पड़ती हैं जितने डिफेंडेंट है और उसकी फीस जमा करवानी पड़ती है समनिंग की। तो अगर वो उस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करता विद इन 7 डेज देन द कोर्ट में रिजेक्ट द प्लेंट ऑफ द प्लेंटिफ। मेन प्रोविजन में ऑर्डर 7 में रूल 11 में वर्ड शैल यूज़ किया है, इसका मतलब कि वो डिसमिस कर देगी, बट नहीं अगर 7 दिन में नहीं करता द कोर्ट कैन एक्सटेंड द टाइम टू फाइल द डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ द प्लेंट एंड टू डिपॉजिट द कोर्ट फीस। तो जैसे हमने अब देखा ये सारे ऑर्डर 7 रूल 11 में जो प्रोसीजरल लॉ है और शैल को कैसे हमने देखा कि जो मैंडेटरी प्रोविजन है, अदरवाइज अगर तो सब्सटेंटिव लॉ होता तो ये तो बिल्कुल ही मैंडेटरी प्रोविजन थी, इसको आप डायरेक्टरी में यूज़ नहीं कर सकते थे, बट बिकॉज इट इज CPC is a procedural law, therefore sometimes the word shall may be used as a directory provision। तो इन क्लॉजेस के अंडर कोर्ट डायरेक्टरी प्रोविजन को यूज़ करते हुए टाइम एक्सटेंड कर सकती है। जैसे हमने ये बात की कि 7 दिन का ऊपर टाइम प्रोवाइड किया है, अगर इसको हम सेक्शन 148 के साथ रीड करें, जैसे कि आ गया ये प्लेंट का 7 दिन का टाइम है डुप्लीकेट देने का, 7 दिन में नहीं फाइल किया तो वो टाइम प्रोवाइडेड है, एक्सपायर हो गया 1 सेक्शन 48 के अकॉर्डिंगली, तो कोर्ट आगे 23 दिन का टाइम और दे सकती है, मीन्स टाइम टू टाइम एक्सटेंड करके कि 5 दिन का एक बार दे दिया, 8 दिन का एक बार दे दिया, 10 दिन का एक बार। 30 डेज एक्सपायर होने के बाद भी अगर फाइल नहीं कर सकती, रीजनेबल कॉज है उसके पास और वो बता रहा है कि जी इनजस्टिस हो जाएगा अगर टाइम एक्सटेंड नहीं हुआ, देन अंडर सेक्शन 151 कोर्ट अपनी पावर को यूज़ करके वो कर सकती है। आगे आ गया सेक्शन 149 कि 149
ये बेसिकली रेड विद होगा क्लॉज सी के साथ, जहाँ पे इसने स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर नहीं पे की थी, इनसफिशिएंट कोड फीस थी। सेक्शन 149 पावर टू मेक अप डेफिशिएंसीज ऑफ द कोर्ट फीस। सेक्शन क्लॉज सी में था, हमने रीड किया था कि जब उसने सूट तो प्रॉपरली वैल्यू कर लिया बट द प्लेंटिफ हैज डिपॉजिटेड द इनसफिशिएंट कोर्ट फीस। तो इसमें क्या कहते हैं, वेयर द होल और एनी पार्ट ऑफ एनी फी प्रिस्क्राइब्ड फॉर, दोबारा एक बार बता रहा हूँ, सेक्शन 149 भी कॉमन प्रोविजन है, ये सारी सीपीसी के साथ पढ़ी जाएगी, बट हम इसको ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज सी के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वेयर द होल और एनी पार्ट ऑफ एनी फीस प्रिस्क्राइब्ड फॉर any document by the law for the time being in force relating to the court fees has not been paid, the court may in its discretion at any stage allow the person by whom such fee is payable to pay the whole or part as the case may be of such court fee, and upon such payment the document in respect of which fee is payable shall have the same effect and force as if such fees has been paid in the first instance। मतलब कि सपोज करो यहाँ पे सूट फाइल हुआ, यहाँ पे उसको कोर्ट फीस पे करनी थी, इस जगह पे उसने फ़ी पे नहीं की, जैसे हमने वहाँ पे किया ऑर्डर 7 रूल 11 क्लॉज सी में, कोर्ट ने 7 दिन का टाइम दिया था, यहाँ पे फीस नहीं पे कर पाया, कोर्ट ने एक्चुअली फीस यहाँ पे होनी थी ड्यूरिंग द फाइलिंग ऑफ द प्लेंट, कोर्ट ने ये 7 दिन का टाइम दिया, नहीं फ़ी पे कर पाया, कोर्ट ने एक्सटेंड कर दिया 15 दिन का टाइम और 15 डेज़ का टाइम पीरियड और एक्सटेंड कर दिया। तो अगर प्लेंटिव यहाँ पे कोर्ट फी पे करता है, देन इट विल बी डीम्ड दैट द प्लेंटिव हैज़ पेड द फीस व्हेन इट वाज ओरिजिनली ड्यू। जिस दिन उसको फ़ी फाइल करनी थी उसी दिन डीम कर लेंगे कि इसने पे कर दी थी। सेक्शन 149 इसके रिगार्डिंग बात करता है। इट इज़ ए डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बोल सकती है कि आप फ़ी पे कर दो, जब वो फ़ी पे कर देगा देन इट विल बी डीम्ड दैट जब ओरिजिनल डेट को जिस दिन ड्यू थी फीस पे करने की उसी दिन उसने फीस वो पे कर दी है। सेक्शन 148 एंड 149 दोनों के सेक्शन नंबर प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द टाइम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 30 डेज टाइम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 148, जो 148 के अंदर 30 डेज़ का टाइम पीरियड प्रोवाइड किया गया है, इट इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर प्री एग्ज़ाम्स। इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है इन 2 सेक्शंस के नंबर के बारे में और 148 में 30 डेज़ के टाइम पीरियड के बारे में। इसके साथ ही हमारे टॉपिक कवर हो जाता है, ऑर्डर 7 रूल 11 हमारा हो जाता है और साथ में 148 एंड 149 हो जाता है। थैंक यू।